हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का A3 कोचिंग सेंटर के नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो ये कक्षा 10 मैथ का होने वाला है। आज से हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये मैथ का पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर वास्तविक संख्या एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित है 2022-23 परीक्षा के लिए, वो वाली बुक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो चलिए देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का जो भी परिचय होगा, ठीक है, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, हम लोग पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर पे आएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो पहले चलिए समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं आखिर में क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2022-23 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं का एक सबसे अच्छा और सबसे सरल परिभाषा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। ठीक है, तो यही इसका परिभाषा हो गया, परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। ठीक है, तो अब हमको ये भी जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, मैथ को पढ़ने का सबसे एक अच्छा तरीका है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आज मेरी पहली वीडियो है मैथ की, तो आप लोग एक ऐसी कॉपी बनाइए। ठीक है, एकदम जैसे आप लोग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही समझिए। ठीक है, आपको डेली अपलोड वीडियो मिल जाएंगे, तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोग ऐसे ऐसे करते जाइए। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं, मैथ की हों, इंग्लिश की हों या साइंस की हों, आप लोगों को प्रॉपर मिल सके। ठीक है, तो जो भी मैं लिखवाता हूँ उसको अलग अलग, जैसे आप लोग 3 कॉपी बनवा लीजिए। ठीक है, एक मैथ, एक इंग्लिश, एक साइंस। जो भी मैं बनाऊँ उसको ना रफ बनाइए ना फेयर बनाइए। ठीक है, लेकिन जो भी मैं बताता हूँ उसको प्रॉपर नोट्स करते जाइए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। क्लियर है, तो इसको नोट्स कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या तो वीडियो रोक कर आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट भी करते चलिए। तो चलिए जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं अथवा अपरिमेय संख्याएं क्या होती है वास्तव में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, उसके पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या का परिभाषा हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है तो हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो चलिए, वास्तविक संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो जो भी वास्तविक संख्याओं का प्रकार है उसी में हम लोग अभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो निम्न प्रकार का मतलब वास्तविक संख्या ढेर सारी प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कौन कौन सी। जैसे फर्स्ट
प्राकृतिक संख्या, सेकेंड पूर्ण संख्या, थर्ड पूर्णांक, फोर्थ परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या, छठा भाज्य संख्या, सातवां अभाज्य संख्या, आठवां विषम संख्या, नौवां सम संख्या। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारी होती हैं। तो जो भी वास्तविक संख्या होता है ना, इन 9 प्रकार के जो भी 9 तो हमने यहाँ पर लिखवाए, हो सकता है और भी हो। ठीक, तो अन्य प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को अगर हम लोग मिक्स कर दें, एक तरफ से मिला दें, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा वास्तविक संख्या। ये क्या बन जाएगा, पूरा वास्तविक संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, और हमने लिखवाया था क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, परिभाषा में ये हमने लिखवाया था। तो जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि परिमेय संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी आ जाएगा, भाज्य सभी संख्याएं परिमेय संख्या में भी आ जाएंगी। और जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय और परिमेय मिला दें तो ये सबको कॉम्बिनेट कर लेती हैं, सबको कंबाइन कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखवाया छोटा सा बनाकर कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, आखिर ये सब होते क्या है जाने रहेंगे। तो काफ़ी बेसिक चीज़ है। ठीक है, बेस है, यही हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, बेस है। अगर ये क्लियर रहा तो आगे जो भी चैप्टर आएंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद या तो वीडियो रोक कर इसको नोट्स कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला था प्राकृतिक संख्या। तो चलिए जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, इसका मतलब आप 1 से लेकर गिनती पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई सीमा नहीं है, वो अनंत तक पढ़ा जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। इसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं होल नंबर क्या होता है। देखिए होल नंबर क्या, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है,
वैसे ही होल नंबर जीरो से लेके अनंत तक होता है, ठीक है। तो जीरो से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। इसे W से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे W से दर्शाते हैं, क्लियर है। देखिए यहाँ से एक और चीज़ें मिल रही हैं कि जीरो से लेके अनंत तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाता रहेगा। और ऐसे ही प्राकृतिक संख्या 1 से 1 2 3 और ऐसे 1 ये जाता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से 0 निकाल दें तो ये पूरा क्या है, ये अनंत तक जो भी जाएगा वो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें 0 ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक फार्मूले की तरह इसे याद कर सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर करेंगे तो होल नंबर बन जाएगा, क्लियर है। नोट्स भी करते चलिए। तीसरा क्या था, तीसरा पूर्णांक। तो ऐसी संख्या का समूह जिसमें ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक तथा शून्य शामिल हो पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। इसे जेड से ऐसी संख्या का समूह जिसमें ऋण पूर्णांक भी हो, धन पूर्णांक भी हो तथा शून्य भी शामिल हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार, जैसे 0 1 2 3 4 ये धन की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, धन पूर्णांक की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और ये प्लस में ऐसे, ठीक है। जब भी इस साइड जाते हैं, 0 के इस साइड जाते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। इसके विपरीत साइड क्या होता है, इसकी विपरीत साइड माइनस में जाता है, ठीक है। और ये अनंत तक जाता रहेगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गया आपका, ठीक है। ये पूर्णांक हो गया जिसमें धन पूर्णांक भी आए, ऋण पूर्णांक भी आए और 0 भी हो। उसे पूरा जब मिक्स कर देंगे, जब तीनों को सम्मिलित कर लेंगे एक साथ, तो उसे पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग बोला जाए तो इसे ऋण पूर्णांक बोलेंगे, ऋण पूर्णांक, ठीक। और इसे धन पूर्णांक, इसे धन पूर्णांक, क्लियर है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी चीज़ें ना समझ में आए या जो भी समझ में आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ हम उस पर इम्प्रूवमेंट के लिए काम ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो इतनी चीज़ों को वीडियो रोक कर आप इसे नोट्स कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। परमीय संख्या, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परमीय संख्या, ठीक है। तो चलिए जानते हैं परमीय संख्या क्या होता है। देखिए परमीय संख्या रट्टा उट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी घसीटने वाला रटने वाला चीज़ नहीं है। 4 बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। 4 बेसिक फार्मूला बताऊंगा। अगर कोई भी संख्या उन चारों नियमों को फॉलो कर रही है, ठीक है, परमीय संख्या होगी। चारों में से कोई एक भी फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्लियर है। यहाँ से परमीय संख्या से ही आपका परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो एक ही में मैं बताऊंगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ अपरिमेय संख्या भी। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो 4 में बेसिक बातें बताऊंगा। अब से परिमेय संख्या अगर तुमसे कोई पूछ रहा है, ठीक है, कभी भी नहीं हिचकिचाओगे, कभी उसका परिभाषा नहीं रखने जाओगे, कभी भी कुछ नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट अगर देख ले रहे हो, क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है ना, एक बार जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कभी नहीं फंसोगे। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 4 नियम मैं बताऊंगा। ठीक है, चारों नियम अभी देखते हैं। जैसे परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या को लेकर हम लोग चलते हैं, परिमेय संख्या से ही हम लोग अपरिमेय संख्या पे देख लेंगे। क्लियर है ना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ठीक इसका ही यूज करके आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है, तो देखते हैं। पहला जो नियम है कि कोई भी संख्या p/q रूप का हो। p/q रूप के होने का मतलब कि बटे में हो, अंश और हर के रूप में हो। ठीक है ना, अंश और हर के रूप में हो। ठीक है, दूसरी नियम p और q, या तो ऐसे लिखते हैं p q दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो। क्लियर है, दोनों पूर्णांक होने का मतलब p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब समझते हैं, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है। क्लियर है, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी, क्योंकि जीरो भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिखवाया है क्यू भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्सेप्शन में देखना होगा, ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि हमने पहली चीज़ें लिखवाई तो हैं कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों, लेकिन 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 एक जगह ये भी ध्यान देना होगा कि क्यों कभी जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो के अलावा जितने भी पूर्णांक हैं क्यों हो सकता है, लेकिन क्यों जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है, इतनी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। हमने ऊपर लिखवाया जरूर है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन हमने नीचे ये भी लिखवाया है कि क्यों जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। ठीक है, और लास्ट वाली चीज़ें, लास्ट में P और Q का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा 1 हो। ठीक है, 1 हो। कोई भी संख्या अगर इन चारों नियमों को फॉलो कर रही होगी तो परिमेय संख्या होगी। अगर इन चारों में से किसी एक नियम का भी पालन नहीं करेगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी। आई होप आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को समझ सकते हैं इन्हीं चारों नियमों से। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करते हैं। पहले मान लीजिए हमारे पास 7 है। ठीक है, और 7 को प्रूफ करना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो बारी बारी से चारों नियम को अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि इस 7 पर ये चारों नियम अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। अगर 7 पर चारों नियम अप्लाई हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि 7 परिमेय संख्या है। अगर इन चारों नियम में से कोई एक नियम भी अप्लाई नहीं होगा 7 पर तो कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से। तो पहला नियम है p/q रूप का हो। तो 7 है, 7 बटे में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 7 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, यह हो सकता है। ठीक है, 7 को उसके हर में 1 लिखा जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये p/q रूप का हो गया, ये p/q रूप का बटे के रूप का हो गया, यानी पहला नियम पालन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें
P और Q दोनों पूर्णांक हो। क्लियर है? P का मतलब अंश, Q का मतलब हर। तो 7 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। क्लियर है? क्योंकि पूर्णांक में तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 तीनों आता है ना, तो दोनों पूर्णांक है। दूसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तीसरी चीज़ है, Q का मान 0 नहीं है। Q का मान 0 नहीं है, तो Q का मान क्या है? Q का मान 1 है। Q का मान 1 है, Q का मान 0 नहीं है, यानी तीसरा मान भी तीसरा नियम भी अप्लाई हो रहा है। चौथी चीज, P और Q का HCF या मासा 1 हो, तो इन दोनों का मासा निकाल लो। तो मासा कैसे निकाला जाता है? हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो 7 एकम 7 और ये कैंसिल। जो काटा वही मासा, जो काटा वही मासा, तो मासा क्या हुआ? 1 हुआ। मासा 1 हुआ, तो इसका मतलब 7 क्या है? परिमेय संख्या है। 7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है 32 डिवाइड बाई 5। क्लियर है? 32 डिवाइड बाई 5, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, आइए पता करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम लगाएंगे। पहली चीज़ें हैं कि संख्या P बाई Q रूप का हो, मतलब P बाई Q बड़े रूप का हो, है पहला नियम अप्लाई हो रहा है। दूसरी चीज़, P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो दोनों ही धन पूर्णांक है। क्लियर है? दोनों ही धन पूर्णांक है, तो दूसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। तीसरी चीज़, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का मान 0 ना होकर 5 है, यानी तीसरा भी नियम अप्लाई हो रहा है। और चौथा, P और Q का HCF 1 हो, तो यहाँ पर दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो मसा निकालते हैं। 5 छक्का 30, यहाँ पे बचा 2। अब 2 से ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 दुना के 4 बचेगा 1, फिर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 दुना के 2। तो जो काटा वही मसा, जो काटा वही मसा, तो लास्ट में 1 काटता है, तो इसका मसा क्या हुआ? इसका मसा 1 हुआ, मसा 1 हुआ। ठीक है, इसका मसा कितना हुआ? इसका मसा 1 हुआ। इसका मतलब ये चौथा नियम भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब 32/5 क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। 32/5 क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। और अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, जैसे चलिए मान लेते हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं √2। ठीक है, तो √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो चलिए देखते हैं। तो पहला नियम अप्लाई करेंगे, P बाई Q रूप का हो। P बाई Q रूप का हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, नीचे 1 लिखा जा सकता है। P और Q दोनों पूर्णांक हों, एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक है, √2 पूर्णांक है। अभी पूर्णांक में हमने लिखवाया था कि 0 आता है, +1 +2 +3 +4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक धनात्मक संख्या है, और इधर -1 -2 -3 -4 अनंत तक ऋण संख्या है। तो क्या इसमें कहीं भी √2 आ रहा है? √2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पे √2 कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब √2 पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब √2 पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है। जब दूसरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चारों नियम में से किसी एक नियम का भी पालन नहीं करता, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग सिंपल भाषा में कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यह एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। ठीक है, बाकी इसके आगे जो था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब आपको मालूम है। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाज्य होती हैं, जैसे 0 2 4 6 8। ठीक है, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, जैसे 1 2 1 3 5 7 9। क्लियर है? वैसे ही भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, आप सभी को मालूम होगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है, बाकी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो इस चैप्टर का मेन मुद्दा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उस पर बातें कर लेते हैं। ठीक है, आज हम लोगों का चैप्टर में केवल परिचय ही होगा। स्टार्ट करते हैं, कल की वीडियो से हम लोग उसके क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। ठीक है, तो प्रमेयिका मतलब क्या होता है, देखिए यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट कह रहा है, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। ठीक है, और विभाजन मतलब भाग की प्रक्रिया, प्रमेयिका का मतलब एक ऐसा कथन जो पहले से ही प्रूव्ड है, जो पहले से ही सत्यापित किया हुआ है, बस उसका प्रयोग करके हम आगे उसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। विभाजन का मतलब होता है भाग करने की प्रक्रिया, और प्रमेयिका का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही सिद्ध किया हुआ है। क्लियर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब। ठीक है, तो ये जो विभाजन की प्रक्रिया है इसको यूक्लिड ने दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है, तो चलिए जानते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो धन पूर्णांक हैं, अगर हमारे पास दो धन पूर्णांक a और b इस प्रकार है, अगर हमारे पास दो धन पूर्णांक a और b इस प्रकार है, और जहाँ a इज ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा हो। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ इसको ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दो धन पूर्णांक कुछ ऐसे हैं। ठीक है, एक 35 है, a मतलब 35 मान लो, और b मतलब 4 मान लो। अब यहाँ पर 35 4 से बड़ा है। क्लियर है, 35 4 से बड़ा है, तो विभाजन की प्रक्रिया करते हैं। इसमें विभाजन की प्रक्रिया करते हैं, तो 4 से 35 में भाग दिया जाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दें, तो 4 8 32, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा, तो इसको भी हमने क्या बोला, इसको भी हमने क्या बोला, इसको हमने बोला b, ये जो आता है इसको मान लीजिए क्यों, ये हो गया हमारा a और ये हो गया r। ठीक है, तो जब हम लोग बचपन में कक्षा 2 3 4 में पढ़ रहे होंगे, तो भाग देने की एक प्रक्रिया थी जिसमें हम लोगों को ये बताया जाता था कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है, इसके बराबर होता है। ठीक यही चीज़ इस पर रख दें। ठीक है, तो भाज्य क्या था हमारा, 35 था, भाजक क्या था, 4 था, भागफल क्या था, 8 था, और प्लस शेषफल क्या था, 3 था। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं उसको लिख लेते हैं। तो 35 को a लिखा था हमने, 4 को b लिखा था, 8 को q और प्लस 3 को r लिखा था। तो यही जो कॉन्सेप्ट निकल के आया बी क्यू प्लस आर, ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, जो कि पहले से ही प्रूफ्ड किया हुआ है। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ होती है ध्यान देने लायक, जो ये आर का मान होता है, ये जो आर का मान होता है ये 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस 4 से बड़ा यानी इस b के मान से बड़ा नहीं हो सकता, इस b के मान से बड़ा नहीं हो सकता, यानी b बड़ा होता है r से। ठीक है ना, b बड़ा होता है r से, तो इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है कि b इज़ ग्रेटर देन r बट r इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, काफ़ी छोटी काफ़ी आसान चीज़ें हैं, लेकिन नाम नया नया लग रहा है तो ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ें केवल यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ही है और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान से समझ लेते हैं आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। अब एक नई चीज़ें आ गई, देखते हैं एल्गोरिदम। तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम
ये भी एकदम मक्खन हो जाएगा एल्गोरिदम, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल मक्खन हो जाएगा और देख कर कहोगे वाह क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो इतना आसान था यार, इतना आसान था, ठीक है, मैंने सोचा भी नहीं था। जो भी मैं पढ़ाता चलूँ, ये अगर नोट्स करने की ज़रूरत लगे तो वीडियो को रोको और नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। हम लोग तो ऐसे रुक नहीं सकते, अगर रुकेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो बोर नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं होना है, चीज़ें को समझ कर चलना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते चलना है, ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, बोर भी नहीं होना है, और हमको पढ़ाई करनी है। तो चलिए करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। देखो अभी हमने एक भाग देकर बताया कि कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध किया गया है, और इसको यूक्लिड में यूक्लिड ने दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। अगर मैंने दिया होता तो मैं हो जाता आकाश विभाजन प्रमेयिका, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है ना। तो चलिए पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब देखो एल्गोरिदम में क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब ऐसे समझ लो ना कि स्टेप लिखना होगा, उसका चरण लिखना होगा, जो भी कर रहे हो जो भी लिख रहे हो उसका स्टेप लिख दो, हो गया, ठीक है ना। जैसे इमेजिन करो, देखो इसका मेन मुद्दा जो मेन यूज होता है ना, आगे जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, दो संख्याओं का जब मसा निकालेंगे, मसा निकालने के लिए वही जो स्टेप लिखेंगे उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना, एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब केवल मसा से ही है, मतलब विभाजन प्रक्रिया से ही है, विभाजन प्रक्रिया से ही मसा निकलता है, तो उसका यूज केवल उसी में होता है, क्लियर है। चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो एज्यूम कीजिए कि मेरे पास दो संख्याएं हैं 45 एंड 7, क्लियर है। 7 एंड 45 का मसा निकालते हैं, ठीक है। तो 7 45 विभाजन प्रक्रिया से ऐसे ही मसा निकाला जाता है। तो 7 छके 42, 7 छके 42, 3 बचा, 7 यहाँ आएगा, 3 दूना के 6, 1 बचेगा, 3 यहाँ आएगा, 3 तिया के 1 तिया के 3, ठीक है। अब विभाजन की प्रक्रिया हो गई, काफ़ी लंबी थी, ठीक है। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ, पहला स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये क्या होता है हमारा, ये होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, और जहाँ आर जो होता है वो बी से छोटा पर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका एल्गोरिथम स्टेप लिखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में हमने 45 को भाग दिया 7 गुणे 6 से, 7 गुणे 6 से, अब प्लस शेषफल कितना बचा 3, प्लस शेषफल 3, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ऐसे स्टेप लिखते समय मासा कैसे पता करेंगे, मासा तब पता होगा जब इस r का मान 0 हो जाएगा। जैसे ही r का मान 0 होगा, जिस स्टेप में r का मान 0 होगा उसी स्टेप में b का मान उस संख्याओं का मासा हो जाएगा, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेप 1 तो यहाँ तक हो गया। सेकेंड स्टेप कहाँ हुआ था, सेकेंड स्टेप ये वाला था, क्लियर है। तो लिखेंगे स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या था, 7 बराबर ये 1 सेकेंड, 3 गुना के 6 होना चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। 7 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या बचा, प्लस 1 बचा, ठीक है। इसमें भी r का मान 0 नहीं हुआ, तो अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 कौन सा है, ये लास्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पर कट नहीं करना है, इसको 0 कर देना है, 0 कर देना है। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, 3 = 1 × 3 + 0, ठीक है। तो ये हम लोगों को स्टेप लिख दिया। स्टेप में देखा कि हमने यहाँ पर r का मान 0 आ रहा है, r का मान हमने बताया था कि जिस स्टेप में r का मान 0 आ गया, उसमें b का मान क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो यही है b × q होता है, तो b का मान यही हो गया, यानी मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अभी अभी तक आप लोगों में ये हो रहा होगा ना कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो हो गया भाई साहब, एल्गोरिदम आपके सामने है। यही जो स्टेप लिखे हैं ना आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका यूज किए, ठीक इसी तरह हमने स्टेप लिखा, किसका, इस पूरे
क्वेश्चन का इस पूरे भाग का हमने यहाँ पर स्टेप लिख दिया और यही हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है इस स्टेप लिख देना है, ठीक है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम थी, कहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आई और कहाँ पर चीज़ें समझ में आई, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये परिचय था, ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हालाँकि ये भी बेहतरीन है, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है ना। दोस्तों से भी करवा लें, क्योंकि 2022 और 2023 से स्टार्ट होकर 2023 में जो भी इस साल कक्षा 10 वाले पेपर देंगे, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, इस A3 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करके खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। ऐसे कोई पूछे, हाँ यार तुम कहाँ कोचिंग करते हो, हाँ यार हम तो A3 कोचिंग सेंटर पे करते हैं, ठीक है ना। हम लोग कहाँ कोचिंग करते हैं? A3 कोचिंग सेंटर पे। आप पूछेंगे ये कहाँ है, तो कह देना कि ये मार्केट में या तो आजू बाजू कहीं नहीं है, ये मिलेगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे आओ, सब्सक्राइब कर लो, खुद को रजिस्टर्ड कर लो A3 कोचिंग सेंटर पे और तैयारी करो जम के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।